गुमला के बिशनपुर पहुंचे राष्ट्रपति, विकास भारती के कामों को देखा, पद्मश्री अशोक भगत की सराहना। आज से शुरू हो रहा रजरप्पा महोत्सव, सीएम हेमंत सोरेन करेंगे उद्घाटन। महोत्सव के दौरान 200 करोड़ की योजनाओं का उद्घाटन। रांची के मोरहाबादी मैदान में आज से आदि महोत्सव, केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा और सीएम हेमंत सोरेन करेंगे उद्घाटन। मेले में लगाए गए 150 से ज्यादा स्टॉल। और झारखंड को केंद्र से और मदद की दरकार, न्यूज 18 से एक्सक्लूसिव बातचीत में बोले मुख्य सचिव। थोड़ी देर में देखिए पूरा इंटरव्यू। जौहर झारखंड में हूं, आपके साथ सिरांधा शेखर। सबसे पहले बात खूंटी की खबर की। खूंटी के तोरपा में एनआईए की टीम छापेमारी कर रही है। उग्रवादी संगठन पीएलएफआई से संबंध को लेकर छापेमारी की जा रही है। एनआईए की टीम ने अमित जायसवाल, सीताराम जायसवाल और प्रकाश भुइयां के घर पर दबिश दी है। बताया जा रहा है कि टेरर फंडिंग के मामले में ये छापेमारी की जा रही है। तो बड़ी खबर आपको दे रहे हैं खूंटी से। हम आपको बता दें कि यहां पर अमित जायसवाल, सीताराम जायसवाल और प्रकाश भुइयां के घर पर छापेमारी की जा रही है। और अंदेशा दरअसल इस बात का है कि टेरर फंडिंग इन लोगों को किया जा रहा है। खूंटी में एनआईए ने दबिश दी है और यहाँ के तोरपा थाना क्षेत्र अंतर्गत अमित जायसवाल जो है उसके घर में अभी एनआईए की दबिश है। यहीं पर जांच चल रही है अमित जायसवाल के घर में। इससे पूर्व में भी कई 4 जगहों पर छापेमारी चल रही है। अलग अलग टीम अलग अलग जगहों पर छापेमारी कर रही है और जो लोग इन पर जुड़े हुए हैं, उन लोगों के संस्थान हो या उनके घर हो, सभी जगह पर सघन छापेमारी चल रही है। अभी इस घर में जो है आप देख सकते हैं बाहर में पुलिस बल की तैनाती की गई है और अंदर में एनआईए के जो अधिकारी हैं उन लोगों के द्वारा तलाशी ली जा रही है। न्यूज 18 के लिए खूंटी से अरविंद सिंह। बड़ी खबर रांची से मिल रही है, जहां ट्रक ने बाइक सवार को रौंद डाला। बाइक सवार पिता पुत्र की घटनास्थल पर ही मौत हो गई है। ये घटना सिल्ली गोला रोड की है। मृतक का नाम जयंत बैनर्जी है, जो राहे पंडाडीह के रहने वाले थे। फिलहाल पुलिस घटनास्थल पर मौजूद है और मामले की जांच की जा रही है। रफ्तार का कहर देखने को मिला। रांची में ट्रक ने एक बाइक सवार को रौंद डाला, जिससे बाइक पर सवार पिता पुत्र दोनों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। सिल्ली गोला रोड की घटना बताई जा रही है। मृतक का नाम जयंत बैनर्जी है, राहे पंडाडीह के रहने वाले थे। उधर बोकारो के NH 23 पर सड़क हादसे में बाइक सवार 2 युवकों की मौत हो गई। घटना की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों शवों को कब्जे में ले लिया और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं इस घटना से आक्रोशित परिजनों ने सरकार से मुआवजे की मांग की है। तो बोकारो में भी रफ्तार का कहर देखने को मिला है। 2 लोगों की जान यहां पर चली गई है। अब परिजन मुआवजे की मांग कर रहे हैं। और बड़ी खबर जेपीएससी से जुड़ी हुई, 7वीं से 9वीं जेपीएससी की पीटी का आवेदन रद्द होगा। पीटी के लिए 1 मार्च से ऑनलाइन आवेदन मांगा गया था। जेपीएससी ने आवेदन के लिए विज्ञापन निकाल दिया था, लेकिन पीटी में आरक्षण को लेकर पेच फंस गया, जिसके कारण कार्मिक विभाग ने जेपीएससी से अधियाचना को वापस मांग लिया। इसके बाद जेपीएससी ने विज्ञापन को रद्द करने का फैसला लिया है। खबर है कि आज जेपीएससी विज्ञापन को रद्द करेगा। इस प्रकरण के बाद एक बार फिर जेपीएससी विवादों में घिर गया है, क्योंकि इसके पहले भी जेपीएससी ने जो परीक्षाएं ली हैं वो किसी न किसी वजह से विवादों में रही हैं। और एक बार फिर से पीटी की परीक्षा, जो 7वीं से 9वीं जेपीएससी की परीक्षा होनी थी, वो रद्द हो गई है। कोयलांचल धनबाद में अवैध बालू का उत्खनन और परिवहन जारी है। प्रशासन की लाख कोशिशों के बावजूद जिले में अवैध बालू का कारोबार थमने का नाम नहीं ले रहा है। हालांकि प्रशासन लगातार अवैध बालू लदे ट्रक, 407 वाहन और ट्रैक्टर को जब्त भी कर रहा है। इसके बाद भी बालू माफियाओं पर कोई असर नहीं पड़ता हुआ दिख रहा है। आपको बता दें कि कोयलांचल धनबाद के अलग अलग इलाकों में लगातार जिला प्रशासन अवैध बालू लदे गाड़ियों को जब्त कर रहा है। कल शाम में निरसा में भी भारी मात्रा में अवैध बालू लदे 12 वाहनों को पुलिस ने जब्त किया था। वहीं आज धनबाद एसडीएम और डीएमओ ने कार्रवाई करते हुए 15 वाहनों को जब्त किया।
टाटा मोटर्स के जमशेदपुर प्लांट में 2 दिन के अंतराल पर एक बार फिर शनिवार को ब्लॉक क्लोजर रहेगा। रविवार को साप्ताहिक अवकाश है, ऐसे में कंपनी सोमवार को खुलेगी। इस तरह 2 दिन कोई कामकाज नहीं होगा। इससे पहले बुधवार यानी 26 फरवरी को 1 दिन का ब्लॉक क्लोजर किया गया था। वहीं इससे पहले कंपनी में 2 दिन का ब्लॉक क्लोजर किया गया था। इस दौरान 14 और 15 फरवरी को कंपनी बंद रही थी, जबकि तीसरे दिन साप्ताहिक अवकाश रविवार होने से कामकाज ठप था। इस तरह से 3 दिन बाद 17 फरवरी को कंपनी खुली थी। दरअसल कंपनी में वैश्विक मंदी का असर आज भी है। मंदी का सबसे ज्यादा प्रभाव कंपनी के अस्थायी कर्मचारियों और ठेका मजदूरों पर पड़ता है। उन्हें फिर काम से बिठा दिया जाएगा। उत्पादन कम होने के कारण फिलहाल सभी अस्थायी कर्मियों को ड्यूटी नहीं मिल पा रही है। 1 अप्रैल 2020 से सिर्फ BS6 उत्सर्जन मानक वाले वाहनों की ही बिक्री होगी। इसको देखते हुए बाजार में गाड़ियों की डिमांड कम हो गई है। टाटा मोटर्स में इस इंजन का ट्रायल पिछले माह से शुरू हो गया है। BS6 इंजन वाली गाड़ियां बाजार में आने से उसकी मांग बढ़ेगी। फिर उत्पादन बढ़ने के साथ 22 कर्मियों को काम पर बुलाया जाएगा। बात राष्ट्रपति की झारखंड यात्रा की। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद 3 दिवसीय दौरे के दौरान आज गुमला के बिशनपुर पहुंचे, जहां उन्होंने विकास भारती के कार्यों को परखा। राष्ट्रपति ने बिशनपुर में कहा कि पिछले 4 वर्षों से वो यहां आना चाह रहे थे, लेकिन किसी न किसी कारण की वजह से ये संभव नहीं हो पा रहा था। राष्ट्रपति ने कहा कि वो आदिवासियों से मिलना चाहते हैं और उनकी दशा देखना चाहते हैं। राष्ट्रपति ने सामाजिक कामों के लिए अशोक भगत की तारीफ भी की। वहीं अपने संबोधन में राष्ट्रपति ने कहा कि यहां आकर कुछ और सीखने की प्रेरणा भी मिली है। और उस प्रेरणा से यदि हम सीख सकते हैं तो सीखेंगे। जो नहीं सीखना चाहता है वो तो ना तो भूतकाल से सीखता है ना वर्तमान से सीखता है। वो तो अपने पड़ोसी से भी नहीं सीखता जो नहीं सीखना चाहे। और कई लोग तो जानबूझ करके अनजान भी बनते, जानते हैं कि ये बात सही है लेकिन फिर भी नहीं कहेंगे। हम लोग टोपी बनाए थे, उसको राष्ट्रपति जी पहने थे, इसलिए हम लोग को बहुत अच्छा लगा। गरीबों के बीच में जाना, काम करना, लोगों की प्रसिद्धि से परे हट करके लोगों के बीच में जब रहेंगे तो लोगों को फायदा होगा। आपने क्या क्या दिखाया आपको, स्पेशली क्या क्या चीज़ बातों को फोकस करिए यहाँ पे? ऑलराउंड डेवलपमेंट, बच्चा से लेकर बूढ़ा तक, ट्राइब से लेकर के अन्य जनजातियों तक, एग्रीकल्चर से लेकर हेल्थ तक, सब तरह की उनकी क्या रिमार्क? महामहिम राष्ट्रपति का आना मैं समझता हूं कि पूरे लोकसभा क्षेत्र के लिए और विशेष रूप से मेरे लिए काफ़ी सुखद अनुभूति हुई है, काफ़ी सुखद है, काफ़ी आनंद हुआ है। और गुमला के बाद राष्ट्रपति देवघर पहुंचे हैं, जहां बाबा मंदिर में वो पूजा अर्चना करेंगे। राष्ट्रपति के दौरे के मद्देनजर मंदिर को सुंदर तरीके से सजाया गया है। वहीं सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम भी इस दौरे को लेकर किए गए हैं। तस्वीरें मंदिर की आपको दिखा रहे हैं। यहां पर आज राष्ट्रपति पहुंचने वाले हैं। और रांची के रिम्स में इलाजरत चारा घोटाले के 4 मामलों के सजायाफ्ता आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद से मिलने बिहार के पूर्व शिक्षा मंत्री वृषण पटेल पहुंचे और लालू की सेहत का हाल जाना। आपको बता दें कि शनिवार को लालू से मुलाकातियों का दिन होता है। बिरसा मुंडा जेल प्रबंधन की अनुमति से इस दिन अधिकतम 3 मुलाकाती लालू से मिल सकते हैं। लालू जी हम लोग के साथी हैं, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, बीमार हैं, तो हम कुछ काम से आए थे, तो हमारा नैतिक कर्तव्य है कि अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष से मिल लें, उनका हालचाल ले लें। वही उनसे मिलने चले आए। भारत सरकार के जनजातीय मंत्रालय और भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन विकास संघ लिमिटेड द्वारा राजधानी रांची के मोरहाबादी मैदान में आदि महोत्सव का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का उद्घाटन केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा और सीएम हेमंत सोरेन करेंगे। ये मेला 10 दिनों तक चलेगा। इस मेले में जनजातीय शिल्प, संस्कृति, व्यंजन और वाणिज्य का विशाल भंडार रहेगा। मेले में 150 से ज्यादा स्टॉल के माध्यम से जनजातीय हस्तशिल्प, कला, पेंटिंग की प्रदर्शनी होगी। 25 से ज्यादा राज्यों के 300 से ज्यादा शिल्पकार इसमें हिस्सा ले रहे हैं। महोत्सव का जायजा लिया हमारे सहयोगी ओम प्रकाश ने। देश के 31वें आदि महोत्सव का आगाज आज मोरहाबादी मैदान में शाम 6 बजे के करीब होगा, जिसमें मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा शिरकत करेंगे और मेले का उद्घाटन करेंगे। इस महोत्सव में आपको हम बताना चाहेंगे कि कई स्टॉलें लगाई गई हैं जो
ट्राइब्स इंडिया के द्वारा लगाई गई हैं, जहां पर आदिवासी कला संस्कृति की जो रूप है वो देखने को मिल रहा है। इस वक्त हम दिखाना चाहेंगे कि लाह की जो चूड़ियां हैं, जो उनके जो मतलब सजावट के सामान हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। जिस तरह से ये खूबसूरत चूड़ियां जो हैं वो लोगों के आकर्षण का केंद्र बनेंगी, वहीं पर हम आपको बताना चाहेंगे कि ये जो सजावट के सामान है वो भी लोगों को काफी लुभाएंगे। हमारे साथ कुछ लोग भी हैं जो ये स्टॉल लगाए हुए हैं। कहाँ से आप लोग आए हुए हैं? हम लोग चुरचुनाडी ऊर्जा फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड चढ़ी से आए हुए हैं। ये जो चूड़ियां हैं ये कैसे बनाते हैं और फिर किस तरह से आपको ये जो प्लेटफॉर्म है आदि महोत्सव, कितना इसके लिए फायदेमंद है? जी, एक्चुअली ये चूड़िया जो है वहाँ के ट्राइबल दीदी लोग बनाते हैं। चुरचू में हमारा एक लैक बैंगल यूनिट है, जहाँ पे लगभग 30 महिलाएं जो है वहाँ पे ये लैक के ऊपर काम करते हैं, लैक का वैल्यू चेन के ऊपर काम कर रहे हैं। ये जो है हमारा सीनी टाटा ट्रस्ट और सपोर्ट के द्वारा सपोर्ट किया गया ये फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी है, जो कि मिशन 2020 लखपति किसान स्मार्ट विलेज के तहत ये प्रोग्राम चल रहा है। ये प्लेटफॉर्म इसलिए हेल्प करेगा क्योंकि चरी में इसका प्रोडक्शन हो रहा है, बट मार्केटिंग के लिए हमको इस टाइप के प्लेटफॉर्म्स मदद करेंगे कि ताकि चुरचू का जो प्रोडक्ट्स यहाँ पे बन रहे हैं उसको एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिले और ये आने वाला समय में और इसका मार्केटिंग अच्छा से हो। तो ये कुछ यहाँ पर लोगों का कहना है कि ये प्लेटफॉर्म जो है मोराबादी मैदान का वो उनके लिए कहीं ना कहीं बेहतर रहेगा और आने वाले दिनों में जो मार्केट की समस्या होती है इन आदिवासी सामानों को बेचने के लिए जो हमारी लोक संस्कृति में है, तो उनके लिए एक बेहतर बाजार मिलेगा। हम आपको दिखाना चाहेंगे कि अभी फिलहाल शाम को आगाज होना है, तो तैयारियां जो है वो मुकम्मल की जा रही हैं ताकि शाम को जो यहाँ पर समारोह आयोजित हो और जो लोग आ रहे हैं, मुख्य अतिथि आएंगे, तो उस दौरान सारे स्टॉल जो हैं वो यहाँ पर परिपूर्ण नजर आएंगे। सभी जगह लोगों की भीड़ भी देखने को मिलेगी। तो 10 दिनों तक चलने वाला ये महोत्सव का आगाज आज से शुरू हो रहा है, तो यहाँ पर आने वाले लोगों का तांता भी इन 10 दिनों में जरूर नजर आएगा। कैमरामैन संजीव के साथ ओम प्रकाश, न्यूज 18 रांची। और बड़ी खबर मिल रही है लालू प्रसाद की सेहत से जुड़ी हुई। लालू प्रसाद की सेहत फिलहाल स्थिर बताई जा रही है। डॉक्टर DK झा ने खुद ये बात कही है। मेडिकल बोर्ड ने सर्वसम्मति से ये कहा है कि अब लालू प्रसाद की सेहत जो है वो स्थिर है। हम आपको बता दें, दरअसल एक टीम का गठन किया गया जो इस बात की जांच कर रही थी कि लालू प्रसाद को क्या एम्स में ले जाने की जरूरत है इलाज के लिए या फिर नहीं। फिलहाल यही कहा जा रहा है कि लालू प्रसाद की हालत जो है वो स्थिर है। मेडिकल बोर्ड, जैसा आप सबको जानकारी हुआ है और उसमें यह निर्णय हुआ है सर्वसम्मति से कि एक सेकेंड ओपिनियन एक्सपर्ट का, प्रेफरेबली एक नेफ्रोलॉजिस्ट का, किडनी के डॉक्टर को बाहर से कहीं से बुला करके उसको दिखा दिया जाए, तो उसको कर दिया जाएगा। तो कब तक सर नेफ्रोलॉजी डॉक्टर का संपर्क पे बात हो रहा है? हाँ बिल्कुल, नेफ्रोलॉजी के ही डॉक्टर को बुलाया जाएगा और उसको फिर हम लोग किसी उच्च संस्थान से बुला करके उनको दिखा दिया जाएगा। तो डॉक्टर को आप सुन रहे थे जो कह रहे हैं कि लालू प्रसाद की सेहत जो है वो स्थिर है, लेकिन नेफ्रोलॉजिस्ट से एक बार कंसल्ट करने की जरूरत है। और मौजूदा वक्त में झारखंड के विकास का स्वरूप कैसा हो, किन किन क्षेत्रों का विकास कर नया झारखंड देश का सबसे विकसित सूबा बन सकता है, तमाम मुद्दों पर झारखंड के मुख्य सचिव DK तिवारी से खास बातचीत की न्यूज 18 झारखंड के संपादक संतोष कुमार ने। हमारे साथ बातचीत करने के लिए झारखंड के मुख्य सचिव DK तिवारी हैं। सर, सबसे पहले आपका स्वागत है। सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि झारखंड की जो वर्तमान स्थिति है उसके बारे में क्या कहेंगे? झारखंड की स्थिति तो एक बहुत व्यापक टर्म है, लेकिन ये अच्छा प्रदेश है, बहुत सुंदर है। प्रकृति के सारे संप्रदायों के साथ साथ यहाँ पर झरने, वन, अच्छे लोग, सिंपल लोग और एक पॉजिटिविटी है। हमारे यहाँ 300 दिन की सनशाइन होती है, तो कुल मिलाकर राज्य में बहुत अच्छे पोटेंशियल्स हैं और मैं बहुत आशावान हूँ कि राज्य तो आगे ही बढ़ना है। इस राज्य को आगे ही बढ़ना है। आप ब्यूरोक्रेसी के सबसे टॉप मोस्ट पोस्ट पे हैं स्टेट में। ऐसे में आपने जो झारखंड में जो सेवाएं दी हैं उसके आधार पे आप किस तरीके से देखते हैं कि झारखंड आगे बढ़ रहा है? जी देखिए, जब वर्ष 2000 में झारखंड राज्य बिहार के विभाजन के फलस्वरूप बना, तो उसका प्रमुख कारण ये था कि इस क्षेत्र को
जो रिसोर्सेज थे उनका हिस्सा पर्याप्त नहीं मिलता था। और उसके कारण इस क्षेत्र की उपेक्षा भी हो रही थी। तो लोगों में ये आशा थी कि हम लोग जब अलग राज्य बनाएंगे तो निश्चित रूप से इस राज्य का भला होगा, विकास की गति तेज होगी। और वो हमारे सामने है। जब वर्ष 2000 में हमारे ऊपर बहुत सारी लाइबिलिटीज़ थी, हमारे जो इंडिकेटर्स थे, चाहे वो शिक्षा के रहे हों, स्वास्थ्य के रहे हों, ये बहुत ही लो थे, गरीबी बहुत ज़्यादा थी। तो पिछले कुछ वर्षों में यहाँ पर जो कार्य हुए हैं उसके आधार पे ना ही हमारी जीएसडी ग्रोथ बहुत अच्छी रही है, डबल डिजिट में रही है, बल्कि इन इंडिकेटर्स पे भी हम काफ़ी खरे उतरे हैं। और मैं आज आपसे बता दूं कि आज झारखंड गर्व के साथ कह सकता है कि जैसे हमारा इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट है, ये नेशनल एवरेज से बेटर हुआ है। पहले हम लोग सबसे नीचे रहा करते थे। हालांकि जो हमारी अपेक्षाएं हैं, जो उतना हमने सोचा था उतना नहीं हो पाया, लेकिन फिर भी हम लोग एक सही दिशा की ओर निश्चित रूप से जा रहे हैं। आप जैसे कह रहे हैं और जैसा है भी कि झारखंड का में नेचुरल रिसोर्सेज की अपार लगभग देश का 40% हिस्सा झारखंड में है। इसके बावजूद आज झारखंड की स्थिति ऐसी आ गई है कि यहाँ पर खजाना खाली हो गया है, ऐसा कहा जा रहा है। तो क्या आपको लगता है कि इस खजाना खाली होने के पीछे वजह क्या रही और आगे कैसे अब आगे बढ़ा जाएगा? जी देखिए, कहीं भी किसी भी क्षेत्र में नेचुरल रिसोर्सेज जो होना, ये डबल दुधारू तलवार है। एक तरफ तो लगता है कि बहुत अधिक आपके यहाँ, आपकी धरती में रत्न लगे हुए हैं, अंदर लगे हुए हैं, लेकिन जब उस माइंस पे आपका एकाधिकार नहीं होता है, उसमें नियम कानून केंद्र सरकार के होते हैं, उनमें स्वामित्व केंद्र सरकार की कंपनियों का होता है, तो जब उनका दोहन होता है, खनन होता है और उसके पश्चात उसके साइड इफ़ेक्ट्स बहुत ज़्यादा होते हैं। मैं आपसे बताऊं, पर्यावरण को नुकसान होता है, यहाँ की जो खेतिहर ज़मीन है वो बंजर हो जाती है, यहाँ के लोगों को स्वास्थ्य की समस्याएं होती हैं जिन जिन क्षेत्रों में इस तरह की मायने है। तो यहाँ का पानी प्रदूषित हो जाता है। आपको बताऊँ, कहीं लाल पानी मिलेगा, कहीं सफ़ेद पानी मिलेगा, डिपेंडिंग अपॉन द ओवर जिस एरिया का है। तो जितना यहाँ पर रिच सॉइल है, उस हिसाब से अगर हमने अच्छी तरह से उस रिसोर्स का प्रयोग नहीं किया तो वो क्षरण होता रहेगा। तो इसमें बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है। तो हम लोगों ने अभी इसलिए जो डीएमएफटी का एक स्वरूप आया, वो 1 ही 2 वर्ष पूर्व आया, हमको उस ओर ध्यान देना है। हमारे रोड डैमेज हो रहे हैं, बहुत हैवी ट्रक्स चलते हैं मिनरल्स के। अभी राज्य सरकार ने ये क्लेम किया है कि केंद्र सरकार से भी जितनी रॉयल्टी हमें मिलना चाहिए, केंद्र सरकार से मुझे जितना हमारी ज़मीन का मुआवजा मिलना चाहिए, उतना संभवतः नहीं मिला, और अगर वो मिलेगा तो हमारे रिसोर्स बढ़ेंगे और उनका सदुपयोग बढ़ेगा। तो नेचुरली इन चीज़ों के लिए हमें अधिक मात्रा में मुद्रा चाहिए होती है, जो उतनी पर्याप्त नहीं हो पाई जितना कि अपेक्षा थी। और मुझे लगता है कि हमारे अपने रिसोर्सेज को भी हमें बढ़ाने की आवश्यकता है। लेकिन एक चीज़ आप अभी जो कह रहे हैं कि जिस तरीके से दोहन हुआ है उसमें नॉर्म्स को ताक पे रख दिया गया है, क्योंकि पर्यावरण का भी नुकसान हो रहा है, पानी लाल हो रहा है, तो क्या इससे आम लोगों को भी परेशानी हो रही होगी? तो क्या जो नॉर्म्स हैं, क्या बहुत ज़्यादा दोहन किया जा रहा है और राज्य की हिस्सेदारी नहीं मिल पा रही है उस तरीके से जितनी मिलनी चाहिए? नहीं, एक्चुअली हम लोग जो हैं, ये गवर्नमेंट कंपनीज़ हैं जो ज़्यादातर माइनिंग करती हैं, चाहे वो सेल हो चाहे CCL हो, तो हमको रिस्पॉन्सिबल बनना पड़ेगा। और जो नॉर्म्स हैं किसी माइंस को क्लोज़ करने के, उसको हरा भरा रखने के, जैसे विदेशों में होता है, वो थोड़े एक्सपेंसिव ज़रूर हो सकते हैं, लेकिन वो करने की आवश्यकता है। पूर्व में इतनी जागरूकता नहीं थी, इतने सारे इन्फोर्समेंट्स नहीं थे, इतने सारे हम लोगों ने नियम कानून नहीं बनाए थे। अब जागरूकता बढ़ी है और अब निश्चित रूप से हमें ये करना पड़ेगा कि हम लोग नई तकनीक का प्रयोग करें। अब ज़रूरी नहीं कि आप रास्ता काटें, पहाड़ काटें, ट्रक्स को ले जाएं। अब आप नई तकनीक का प्रयोग करते हुए मिनिमम डैमेज टू एनवायरनमेंट के साथ, लोगों को कम से कम दिक्कतें हों, उसके साथ भी आप खनन कार्य कर सकते हैं। और उसका सही अगर हक राज्य सरकार को मिलता रहेगा तो उस क्षेत्र में भी तो हमें मिलेगा ही, लेकिन रिसोर्सेज हमें अन्य क्षेत्रों में ले जाने पड़ेंगे, लाने पड़ेंगे। और दूसरा, यहाँ पे अवसर भी लोगों को क्रिएट करने पड़ेंगे जिससे लोगों को रोज़गार मिल सके। और मुझे लगता है कि हम लोगों ने इंफ्रास्ट्रक्चर पे ध्यान दिया, इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी मामलों में अच्छा भी हुआ है, लेकिन अब हम लोगों का फोकस होना चाहिए समाज के प्रति, आम आदमी के प्रति, गाँव के प्रति, कृषि के प्रति। तो इस वजह से उससे जैसे कि आम लोग में भी परचेज पावर आए, उनकी आमदनी बढ़े, लोगों की आमदनी बढ़े, लोगों का लाइफस्टाइल अच्छा हो, ये तो सब कोई चाहता है। लेकिन जिन इलाकों में माइनिंग हुई है उन इलाकों में आप कह रहे हैं कि नॉर्म्स उस तरीके से नहीं थे कि लोगों को फ़ायदा पहुंचे। आज भी लोगों की परिस्थिति वैसी ही है, आज भी लोग
ज़्यादातर इन इलाकों में ट्राइबल्स हैं और उनकी स्थिति बहुत ही दयनीय है, उनके लिए भी कुछ करने की सोच रहे हैं आगे? हाँ बिल्कुल, और मैं तो ये मानता हूँ कि जो हमारा डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड है वो पूर्णतया से अफेक्टेड एरियाज़ में ही प्रयोग उनका किया जाना चाहिए। और यहाँ पर हम लोगों ने करना शुरू किया है कि अब हम लोग ये इंश्योर करेंगे कम से कम सही पानी मिले आम जनता को, और ना ही अब चापाकल बल्कि नल से पानी मिले। इसके लिए हम लोग 3-4 वर्षों में ये इंश्योर कराएंगे। यद्यपि हम लोग अभी सिर्फ 6-7% जनता को ही नल से पानी दे पा रहे हैं, लेकिन हमारा ये एम्बिशियस टारगेट रहेगा कि 3-4 साल में हम लोग प्रत्येक घर में नल से जल की आपूर्ति करें। और वास्तव में ये भी करें कि लोगों को इस तरह की पॉलिसीज़ हों कि लोगों को रोज़गार मिल सके और उनको हेल्प कर सकें हम लोग रोज़गार ढूंढने में। तो और कृषि के क्षेत्र में भी जो एलाइड सेक्टर्स हैं, जैसे फिशरीज़ में अपार संभावना है, हॉर्टिकल्चर में बहुत अच्छी संभावना है, तो उस ओर भी ध्यान देने से निश्चित रूप से खुशहाली गाँव में आएगी। खुशहाली गांव में आएगी, लेकिन एक बार फिर से मैं आपको, वो खजाना खाली है, आगे कैसे रास्ता निकलेगा ये सब हर कोई जानना चाहता है। और चीफ सेक्रेटरी झारखंड से ये जानना चाहेगा कि क्या आगे अंधकार है या उजाले की किरण भी दिखाई पड़ रही है? नहीं, अभी जो ये अंधकार है वो बिल्कुल समझ लीजिए कि जो सुबह होने के पहले वाला अंधकार है, बिल्कुल भोर होने वाली है, अंधेरा छटेगा। और मैं आपसे बताऊं कि कुछ हम लोगों को 3-4 महीने का GST गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से नहीं मिला है, तो सेल्स टैक्स पे तो अब राज्यों का नियंत्रण नहीं रहा जब से GST रिजीम शुरू हुआ है। लेकिन अन्य क्षेत्रों में जैसे हम लोगों ने अभी काम किया, एक्साइज में हम लोगों का रेवेन्यू बहुत ख़राब हो गया था। और इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आप एक्साइज बंद कर दें तो वो रेवेन्यू या आम जनता को लाभ मिलता है। वो लाभ स्मगलर्स को, बूटलेगर्स को, अन्य असामाजिक तत्वों को मिलना शुरू हो जाता है जब सही ढंग से आप चीज़ें लागू नहीं करते हैं। तो उसी तरह से ट्रांसपोर्ट में हमें रेवेन्यू बढ़ाने की ज़रूरत है। रेवेन्यू हमारा जो लैंड रेवेन्यू है, जो हम लोग ज़मीनें लोगों को दे रहे हैं, उनका सही दाम मिले। और हमारा GST बेस और ज़्यादा बढ़त करने की आवश्यकता है। जो वहाँ पर लूप होल्स हैं उनको प्लग करने की ज़रूरत है, जिससे कि हमारे जो थोड़े से कहीं कहीं पाया गया है, पूरे भारतवर्ष में पाया गया है, झारखंड में भी है, कि कुछ फ्रॉड्स हो रहे हैं, कुछ इलीगल ड्रॉल्स होते हैं, उनको भी हमें प्लग करने की ज़रूरत है। उस दिशा में हम लोग अब आगे बढ़ रहे हैं। तो मेरा ये मानना है कि हम लोग रेवेन्यू ग्रोथ अच्छी कर पाएंगे। अच्छा, जिस तरह आप कह रहे हैं कि लोन बहुत अधिक है, तो झारखंड के ऊपर कितना लोन है, प्रति व्यक्ति कितने के कर्ज तले दबा हुआ है अभी? नहीं, मैं फिर से आपसे बता दूं कि ये नहीं है कि हमारी स्थिति देश में सबसे खराब है। हमारी स्थिति लगभग बीच में है। कुछ राज्यों की हालत हमसे भी ज़्यादा ख़राब है, 3-4 राज्यों की। और जैसे मैंने आपको बताया कि GSDP का अब करीब 26 से 27% टोटल लोन हो गया है। कोशिश ये होनी चाहिए इसको हम 25% से कम रखें। तो हम मान के चलें कि जो इंफ्रा के प्रोजेक्ट्स हैं उसको कुछ होल्ड किया जाएगा और जो आम लोगों की ज़रूरत की ज़्यादा ज़रूरत है उन पे फोकस करेगी ये सरकार और आप लोग? जी बिल्कुल, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का और पूरी कैबिनेट का अभी फोकस यही है कि आप आम आदमी, गाँव के आदमी को, आप गरीब लोगों को, उनको फोकस कीजिए और सामाजिक क्षेत्र में काम कीजिए। मैं एक चीज़ और आपसे ये जानना चाहूँगा कि क्या वजह रही, क्या पीछे की सरकारों ने ऐसे निर्णय लिए जिसकी वजह से आज हम इस स्थिति में पहुँच गए, या वो लोक लुभावन थे या उसकी ज़रूरत थी उस वक्त? नहीं, आपका प्रश्न थोड़ा सा राजनीतिक दृष्टिकोण से अधिक पूछ रहे हैं आप। लेकिन अगर राज्य के हित में देखा जाए तो सभी राज्य सरकारें राज्य हित में ही फैसला लेती हैं, समाज हित में ही फैसला लेती हैं। अब कभी कभी ये ज़रूर होता है कि हम लोग एम्बिशियस होकर, घर में भी हम लोग करते हैं कि जितनी हम लोगों की सैलरी नहीं, बजट नहीं है, कभी सामाजिक दायित्व में हम लोग अधिक खर्च कर बैठते हैं तो उस महीने प्रॉब्लम हो जाती है। तो इस प्रकार से ये अस्थायी चीज़ें होती हैं और इसको फिर थोड़ा टाइम लगता है ठीक करने में। तो ये सारी चीज़ें मददगार होंगी नए झारखंड के निर्माण में? बिल्कुल होंगी, और हम सब लोग मिल के कोशिश करेंगे कि अधिक से अधिक बेहतर इस राज्य को कर सकें और अच्छे से अच्छे परिणाम दे सकें। और जो राज्य सरकार का निर्देश होगा उसको ब्यूरोक्रेसी पूरी तरह से उसका पालन करेगी। धन्यवाद। DK तिवारी जो कि मुख्य सचिव हैं झारखंड सरकार के, और वो साफ कह रहे हैं कि किस तरीके से नए झारखंड के निर्माण में ब्यूरोक्रेसी मददगार साबित हो सकता है, क्योंकि ब्यूरोक्रेसी ही वो रीढ़ की हड्डी है जिससे कि आगे पूरा शरीर सुदृढ़ हो सकता है। तो मुख्य सचिव DK तिवारी को भरोसा है कि झारखंड विकास के पथ पर आगे बढ़ेगा और सब कुछ अच्छा होगा। चलिए खबरों